नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। जो ये करंट अफेयर्स हैं उसमें क्या नए रुझान आप देख रहे हैं? यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा चल रहा है पेपर लीक का। सालों साल तैयारी स्टूडेंट यहाँ पर करते हैं, फिर बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बात सही है कि डिमोटिवेशन तो आ जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे कई सालों से मेहनत कर और कहीं न कहीं बच्चे इससे इफ़ेक्ट होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं और कहीं न कहीं सुसाइड कर लेते हैं। और इस समय मौजूद हैं मुखर्जी नगर में, जहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी पीसीएस, आईएएस और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन तैयारियों के बीच कई सारी कठिनाई वहाँ पर वो सहते हैं। कई सारी कठिनाई आती हैं। यहाँ पर जो मध्यम वर्ग से लोग आते हैं उनके सामने कई सारी कठिनाई हैं। जो यहाँ पर अन्य लोग आते हैं, पेपर लीक का मामला जिस तरीके से लगातार चल रहा है और जिस तरीके के बाद कोविड-19 के बाद जो हालात बदले हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्या उनके कोर्स में कुछ नया अपडेट आया है या उनका जो परीक्षा पैटर्न है वो किसी तरीके से बदला है, ये सभी चर्चा यहाँ पर करेंगे और लोगों की राय जानेंगे। कुछ अभ्यर्थी हमें यहाँ पर मिले हैं, मुखर्जी नगर हम मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि जिस दौरान वो तैयारी इस परीक्षा की कर रहे हैं उस दौरान क्या कठिनाई उनके सामने आ रही है और उसके बाद अगर यहाँ पे कहा जाता है कि सफलता नहीं मिली तो आखिर प्लान बी क्या होगा। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से पेपर लीक्स हो रहे हैं, ऐसी धांधली इन परीक्षाओं में हो रही है, उससे कितना डर इनको सता रहा है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम कल्याण सिंह है। किस चीज़ की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं? आईएएस और यूपी पीसीएस का खास तौर से मैं देखता हूँ। यूपी पीसीएस ही मेरा ज़्यादा फोकस है, उसके मैं 4 मेंस लिख चुका हूँ। फाइनल सिलेक्शन अभी मेरा नहीं हुआ है। कितने अभी दे चुके हैं यहाँ पर अटेम्प्ट? ये आईएएस का तो मैंने अभी एक भी अटेम्प्ट नहीं दिया है, इस बार मेरा पहला अटेम्प्ट होगा। और मेहनत कर रहे हैं हाँ। तो क्या लग रहा है, क्या तैयारियों में मुश्किलें आती हैं और अगर ये तैयारी सफल नहीं होती है, हालांकि कई लोगों की सफल हो जाती है लेकिन नहीं होती है, क्या लोग यहाँ पे प्लान बी बना के चलते हैं, क्या सोचते हैं और अभी करंट अफेयर्स में किस तरीके से आपकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है? प्लान बी का ये है कि अपना अपना होता है। जैसा कुछ होते हैं वो अपना प्लान बी रखते हैं कि अगर मेरा फाइनली नहीं हुआ तो किसी न किसी में मुझे जाना ही पड़ेगा। कोई अपना कोचिंग संस्थान खोलने का सोचता है, तो कोई अपना टीचिंग लाइन है, कुछ भी है। और कुछ होते हैं उनका एक ही एम होता है कि नहीं मुझे यही बनना है हर हाल में, तो उस हिसाब से अपनी मेहनत करते हैं। बाकी तैयारी का ये है कि अभी करंट अफेयर्स का तो मामला बढ़ गया है ना, उसके नंबर्स का तो हम लोग को डेली अपडेट रहना ही पड़ता है उसके लिए हर हाल में। अभी जो नया पाठ्यक्रम आया है उसमें क्या अपडेट है, किसी भी कोर्स में या जिस चीज़ की भी आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ, अभी जैसे यूपी पीसीएस का ही है तो पिछले कुछ सालों से उसने अपना आईएएस वाला पैटर्न अपना लिया है पूरी तरीके से। तो अभी उसने पिछले साल ही पिछले मेंस में उसने अपना यूपी का पोर्शन डाल दिया है, तो 2 पेपर उसने यूपी के कर दिए हैं। इसको देख के अब कई स्टेट जैसे हैं वो भी अपने स्टेट का ही पोर्शन बढ़ा रहे हैं। तो इससे तैयारी का ये है कि जैसे आईएएस का जो तैयारी कर रहा है यूपीएससी का, वो यूपीएससी का ही रह जाएगा। बाकी स्टेट पीसीएस के लिए आपको अलग से ही देखना पड़ेगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की। कब से यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, क्या जीवन यापन यहाँ पर चल रहा है? हम यहाँ जनवरी में ही शिफ्ट हुए हैं। जीवन यापन ठीक है, मतलब नॉर्मल है, छात्रों का जैसा जीवन यापन रहता है उसी तरह का है, कोई खास नहीं। एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर कोई व्यक्ति आता है यहाँ पर तैयारी करने के लिए पीसीएस के लिए, उसको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? क्या दिल्ली ज़्यादा उनके लिए महंगी लगती है, क्या कुछ अलग यहाँ पर लगता है या फिर लगता है कि हाँ ये संघर्ष है, इसे तो पार कर लेंगे? फाइनेंशियल सपोर्ट तो ज़रूरी है और फाइनेंशियल बैकआउट ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर देखिए दिल्ली में नॉर्मल जो खर्च है 8,000 से 10,000 का खर्च है। आप किसी भी तरह कीजिए, कोई रूम ले लीजिए, कोई लीजिए, 4,000 3,000 से कम नहीं मिलेगा। मुखर्जी नगर में तो और महंगा है। आपको ढाका हुआ, वजीराबाद, इस सब क्षेत्रों में कम में मिल जाएगा रूम। तो पैसा तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए। और दूसरी बात है, अगर आपका एम है, पर्पस है कि बीपीएससी करना है, सिविल सर्विस करना है, तो थोड़ा लेना पड़ेगा, जो चैलेंजेज है वो फेस करना पड़ेगा। अगर वैसे 2-3 आदमी के साथ आप आते हैं तो मे भी कम पैसा में हो सकता है मैनेज, क्योंकि रूम जो है आपको 2 में 5,000 तक रूम मिल जाएगा, 2 आदमी में 2,500, ये सब खर्च है। अप्रॉक्सीमेटली 6,000-7,000 का खर्च ही है मिनिमम। ये जो आपका परीक्षा पैटर्न है ये कुछ नया है, इसमें कुछ अपडेट आ रही हैं, किस तरीके से इस पैटर्न को आप देख रहे हैं? 68वां बीपीएससी से पैटर्न में चेंजिंग आया है। बीपीएससी पहले स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा क्वेश्चन करता था, अब बीपीएससी में जो है वो यूपीएससी को फॉलो करने लग गया है और लगभग 50% सवाल जो है वो अभी भी नॉर्मल है, 30% जो है मॉडरेट है और 20% जो है वो टफ है।
यूपीएससी लेवल का हुआ है। खास करके आप अगर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखते हैं 69वां बीपीएससी का, तो वो मुझे लगता है कि 18 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आया था। 18 क्वेश्चन में लगभग 12 क्वेश्चन तक बहुत टफ था। यूपीएससी के जो टीचर लोग हैं वो लोग भी इस चीज़ को माने कि बीपीएससी फॉलो कर रहा है, और बीपीएससी जो है अब बहुत सिस्टमाइज्ड हो गया है। उसका एक कैलेंडर जारी हो गया है कि आप सितंबर में प्री है, जनवरी में मेंस है, और जून तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा। सब कुछ जो प्रक्रिया है पूरा वो जून तक, 1 साल के आसपास में ख़त्म हो जाता है। जो ये करंट अफेयर्स हैं उसमें क्या नए रुझान आप देख रहे हैं करंट आपके कोर्स से जुड़ा हुआ है? करंट अफेयर्स पढ़ने का देखिए 2 तरीका है। फर्स्ट कि यू हैव टू नो अबाउट स्टैटिक पर्सन, इफ़ यू हैव टू रीड अबाउट नीति आयोग, योजना आयोग एंड मैनी थिंग अबाउट। फर्स्ट आपको है कि नॉलेज रहना चाहिए नीति आयोग क्या है, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ, या नीति आयोग में क्या मेंबर है, कितना है। उसके बाद ही आपको नीति आयोग का रिपोर्ट पता चलेगा कि नीति आयोग क्या क्या रिपोर्ट जारी किया है। जैसे 16वां वित्त आयोग आ गया है, फाइनेंस कमीशन, उस तरह की चीज़ें आपको तब पता चलेगा जब आपको स्टैटिक पर्सन पता हो। सब विषय का एक स्टैटिक पर्सन है, हिस्ट्री का है, पॉलिटी, इकोनॉमी। खास करके पॉलिटी और इकोनॉमी में जो है वो स्टैटिक से ही पूरा करंट उठता है। अगर अभी जैसे आप देखिएगा पॉलिटी में देखिएगा तो इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जवाब मांगा था एसबीआई से 12 मार्च तक। तो उससे रिलेटेड अगर सवाल बनेगा तो सबसे पहले नॉलेज रहना चाहिए कि आपको स्टैटिक पर्सन पे नॉलेज रहना चाहिए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड है क्या, उस किस तरह से वो प्रोसीजर करता था। उसके बाद ही वो आपको करंट समझ आएगा कि आप करंट उसको कैसे जानते हैं। एक सबसे बड़ा मामला मैंने यहाँ पर देखा कि जो पेपर लीक है, क्या वो भी कहीं ना कहीं उसका डर सताता है आप लोगों को? पेपर लीक का मामला ये है कि अभी यूपी में यूटी हुआ था, आरओ का पेपर लीक होता है। लीक होने से क्या होता है, जो कंसिस्टेंसी जो लड़के में होता है, ठीक है, जो मेहनती लड़का होता है, वो क्या होता है कि उन लोगों को एक पिछड़ाव महसूस होता है, ठीक है। इस कारण से जो पेपर लीक का मामला है, इस पर एक अधिनियम लाया जाए, ठीक है, कि जो हर एक स्टेट में जितना इस समय में बीपीएससी जो है आगे है, ठीक है, कैसे पेपर लीक वहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। वो वहाँ का अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद थे, तो उसको बहुत ज़्यादा सुधार किए, ठीक है। तो इस पर मैं करता हूँ कि बीपीएससी के सब आयोगों से सीख लेना चाहिए। क्या दुविधाएं आप लोगों के सामने आती हैं और उनसे कैसे आप निपटते हैं, और बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि वो कैसे इन सब चीज़ों दुविधाओं से निपटें? देखिए, मार्केट में क्या होता है कि जब दिल्ली आप मुखर्जी नगर आते हैं, ठीक है, तो एक दो का विकल्प होता है, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन लड़का जो करता है, ठीक है, तो उसका इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, जिस कंपटीशन को पता नहीं चलता है, ठीक है, और वो लेजीनेस हो जाता है। रूम में बैठते बैठते ऑनलाइन देखते देखते वो लेजीनेस हो जाता है, ठीक है। जो मैं कहूँगा कि आप अगर फाइनेंशियली आप अच्छे हैं, ठीक है, तो आप दिल्ली आइए, क्लास फाइनल हो तो आराम से चले जाइए घर पर, चाहे कोई भी अच्छा सिटी हो वहाँ पर तैयारी कीजिए, ठीक है। मैंने ये है कि आप यहाँ पर आके मुखर्जी नगर में, ठीक है, तो यहाँ से लड़कों से अटैच होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कंपटीशन को आपको पता चलता है कि हमको कितना और मेहनत करना है, कितना नहीं करना है। ये जब हम लोग रूम में रहते हैं तो हम लोग को उतना पता नहीं रहता है, पूरा एनवायरनमेंट चाहिए होता है ये सब। इनमें इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। जो ये कंपटीशन होता है उसको आप एक हेल्दी कंपटीशन लेते हैं या फिर यही कहीं ना कहीं नकारात्मक चीज़ें बन जाती हैं आपके लिए? देखिए, हम लोग यहाँ पर जब ऑफलाइन क्लास करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते हैं, ठीक है। हम लोग हर एक कठिनाइयों को एक ना एक दिन, ठीक है, प्रतिदिन कठिनाइयों को झेलते हैं और उससे आगे जाते हैं। कंपटीशन हावी तो नहीं हो जाता कि क्या कर पाएंगे कि नहीं, ये कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कैसे निकालेंगे अपने आप को? नहीं, उस सब में से हम लोग को खुद लगता है कि कभी होगा कि नहीं होगा, मैंने फिर हम लोग को दिलासा दिलाते हैं कि नहीं, एक ना एक दिन तो होना ही है। अगर सच्चे दिल से, अगर एक दिन नहीं होता है कि आप अच्छे से मेहनत करते हैं, तो एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी, इसे मैं मानता हूँ। और रोज़ मेहनत 24 घंटा है, उसमें से 8 घंटा खूब बढ़िया से दिल से आप पढ़िए, आपका सफल 2 या 3 साल में आपका हो जाएगा। कुछ और अभ्यर्थी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे जानेंगे खासकर जो लड़कियाँ यहाँ पर तैयारी करने आती हैं अपनी एग्ज़ाम्स की, वो किस तरीके से यहाँ पर मुश्किलों का सामना करती हैं। पेपर लीक का मामला लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से एक खतरा सताता है कि अगर तैयारी तो पूरी साल करेंगे लेकिन अगर पेपर लीक हो गया, सरकार से कोई गलती हो गई, प्रशासन से कोई गलती हो गई, तो क्या उस गलती को वो कैसे भुगतेंगे, और साथ ही साथ प्लान बी, इसकी बात लगातार हो रही है और इनसे जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मर्जीना है। किस चीज़ की तैयारी आप करने आए हैं? मैं तो यहाँ पे सिविल सर्विस की तैयारी करने आई हूँ बेसिकली।
यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा चल रहा है पेपर लीक का। सालों साल तैयारी स्टूडेंट यहाँ पर करते हैं, फिर बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं। उसका कितना बड़ा खतरा आपके ऊपर है और क्या एक बड़ा डिमोटिवेशन हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि डिमोटिवेशन तो आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कई सालों से मेहनत करते हैं और एक उम्मीद लिए रहते हैं कि पेपर होगा, वो पास होंगे, सरकारी नौकरी लगेगी, घर वाले खुश होंगे, कहीं ना कहीं भविष्य सुधरेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये सरकार की लापरवाही है और हमारे जो देश में जो सिस्टम है ना, सिस्टम ही गड़बड़ है, जिसकी वजह से पेपर लीक होता है और इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार तैयार भी नहीं होती है। और कहीं ना कहीं बच्चे इससे इफेक्ट होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, पढ़ाई कर का भी छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते बच्चे की उम्र भी बीत जाती है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है स्टूडेंटों के ऊपर, खासकर हमारे जैसे स्टूडेंट। जैसे कि अब सारे जहाँ पे बच्चे आते हैं तो कहीं ना कहीं 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, कईयों के 10 साल हो जाते हैं। वो सपना देखते हैं सिविल सर्विस का। अगर सिविल सर्विस अगर नहीं निकलता है तो वो कहीं ना कहीं उनका मोटिवेशन डाउन होता है, तो वो फिर पीसीएस सोचते हैं। पीसीएस के बाद सोचते हैं कि चलो अगर नहीं निकलता है तो छोटा मोटा एग्जाम दे लें, इसमें भी पेपर लीक हो जाता है तो और मुश्किल हो जाता है। जैसे आरओ का पेपर लीक हुआ तो इसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ बच्चों का टाइम भी बर्बाद हुआ, पढ़ाई भी, डिमोटिवेशन भी, गाँव समाज के लोग भी कुछ ना कुछ कहना, तो इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। यहाँ पर लोग तैयारी करने आते हैं, तैयारी जी जान से करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि प्लान बी की भी चर्चा अब लगातार हो रही है कि प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से अगर लक्ष्य को नहीं पा पाते तो यहाँ पर कई ऐसे कदम उठा देते हैं जो उनको नहीं उठाने चाहिए। यहाँ पर समाज से बचने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं। तो क्या प्लान बी के बारे में स्टूडेंट को सोचना चाहिए या फिर ये प्लान बी भटकाता है लोगों को? देखिए, बेसिकली बात यह है कि यहाँ पे जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो जो कोचिंग सबसे पहले ज्वाइन करते हैं, तो कोचिंग में जो टीचर होते हैं वो पहले ये बताते हैं कि फोकस रखो, प्लान बी की तो कोई बात ही मत करो, अगर फोकस से तैयारी करोगे तो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लक की भी बात होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो उसी पे करो और मिल ही जाएगा, क्योंकि आप वैकेंसी कितनी कम आ रही हैं और स्टूडेंट की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं प्लान बी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लान बी को साइड में रख के माइंड में रखना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो ये तो होगा ही होगा, क्योंकि एक से जीवन चलने वाला नहीं है। तो प्लान बी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप क्लासेस लेते हैं, वहाँ पे कई सारे बच्चे हैं, कई लाखों होते हैं जो आवेदन करते हैं। तो क्या एक कंपटीशन दिमाग में होता है? क्या ये एक स्ट्रेस होता है या फिर इसको एक देखा जाए कि हेल्दी कंपटीशन लेना चाहिए जो विद्यार्थी नहीं ले पाते? ये कैसे असमंजस होता है, इसको थोड़ा समझाएं। देखिए, जब हम गांव में रहते हैं तो जब हम तैयारी करते हैं तो हमें ये लगता है कि कंपटीशन हमारे तक है और भी बच्चे होंगे, लेकिन उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम गांव से दिल्ली आते हैं, दिल्ली जैसे शहर में, और यहाँ पे जब कोचिंग से बच्चे निकलते हैं हज़ारों की भीड़ में, तब कंपटीशन लगता है कि हाँ यार, कंपटीशन तो है, यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, यहाँ पे हज़ारों कोचिंगें हैं, करोड़ों बच्चे हैं, तो कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन। आपने गांव के बच्चों की बात करी, मेनली देखा जाए तो जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो उनके बच्चे आते हैं, जो विद्यार्थी आते हैं, उनको कितनी यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता है? वो क्या किन चीज़ों से, किन तकलीफ़ों से यहाँ पर जूझते हैं? देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि रूम रेंट का, यहाँ पे रूम रेंट बहुत हाई है और यहाँ पे खाना भी वही, अगर पीजी लेते हैं तो पीजी का खाना ऐसा है कि कुछ दिनों बाद बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, इसीलिए फिर सोचते हैं खुद से बनाना। तो यहाँ पे रूम रेंट भी महंगा है, यहाँ पे खाना भी महंगा है, यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कोचिंग सेंटर है, तो इसलिए यहाँ इस जगह की डिमांड ज़्यादा है। लेकिन फिर भी घर वाले बच्चों को भेजते हैं ताकि वो कुछ बन सके, लाइफ में कुछ कर सके। सबसे पहले उनका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम शान कुरैशी है और मैं एक एसएससी एस्पिरेंट हूँ यहाँ पे। शान, यहाँ पर जब आए थे क्या सोचा था कि लक्ष्य यहाँ पर पाएंगे? अभी उसकी आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अगर लक्ष्य नहीं पा पाते हैं तो क्या अगला विचार रहेगा, क्या प्लान बी रहेगा? क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो कुछ अलग ऐसा कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं होता। उनके फैमिली उसके बाद कई दुखों से जूझती है। इसको किस तरीके से आप समझते हैं? खुद इस चीज़ को कैसे ले रहे हैं? एक्चुअली सर, मेरा प्लान बी तो कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। अभी ये है कि बस फोकस है कि जॉब लेनी है तो लेनी है। ये मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है कि मैं जॉब ले लूँगा एक दिन, तो उसी कड़ी मेहनत में लग रहा हूँ। और साथ साथ मैं अपना लॉ कर रहा हूँ, LLB कर रहा हूँ और मेरी कंप्लीट ही होने वाली ऑलमोस्ट। तो प्लान भी बस वही है कि अपना अगर नहीं भी हुआ तो शायद अपना लॉ काम में आ जाएगी। बाकी तो मैं SSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सी जेल के लिए, और वो निकलेगा ज़रूर। क्या ये प्लान बी भटका भी देता है कभी कभी? असल में क्या है ना, जो चीज़ आपका फोकस होता है ना मेन, अगर एक्चुअल आपका फोकस है, आपका कोई सपना है, तो उससे अलग कोई भटका ही नहीं सकता आपको। ये तो बस एक ये है कि समाज को दिखाने के लिए कि भाई आप मुखर्जी नगर आए, दिल्ली आए, आपने पढ़ाई की, कि भाई हम फेलियर, इंसान वही होता है जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। भाई जिसने कंपटीशन में भाग ही नहीं लिया तो फेल क्या ही हुआ, वो तो पहले ही फेल हो गया। तो फेलियर होना भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें बुराई की बात नहीं है, क्योंकि हमने अपना समय दिया है, हमने नॉलेज गेन की है। ये फेलियर नहीं कह सकते इसको हम।
बस इतना है कि हमने जितना मार्क्स चाहिए था एसएससी को या जो भी चीज़ कंपटीशन में हमें मांग रहे हैं तो वो हम इतना नहीं दे पाए, क्यों कंपटीशन बहुत टफ है, बच्चों को पॉइंटों में रह जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम फेलियर है। बस ये है कि हम उतना कर नहीं पाए जितना एसएससी ने हमसे मांगा। तो कोई नहीं, अपना हम 100% एफर्ट लगाएंगे और निकालेंगे एसएससी। बच्चे निकाल रहे हैं, हर साल रिजल्ट आ रहा है। पेपर लीक का मामला आपने देखा, अभी यूपी में, राजस्थान में कई सारे पेपर लीक हुए। बात यहाँ सरकार को नहीं करते हैं, बात यहाँ स्टूडेंट्स की करते हैं कि स्टूडेंट्स को कितना प्रेशर यहाँ पर हो जाता है कि अच्छा इस स्टेट में पेपर लीक हो गया, कि हमारे यहाँ भी हो सकता है, कि हमको भी ये मुश्किल आ सकती हैं। वो क्या है, इसके बारे में क्या राय है आपकी? सर इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, बच्चा यहाँ पे आता है, वो आकर के एक छोटे से रूम में पीजी में यहाँ पे सरवाइव करता है, 1 साल 2 साल अपनी तैयारी कोचिंग करता है। घर वाले किसी उसमें उम्मीद में उसको भेजते हैं बच्चे को कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कामयाब होगा, जॉब जल्दी लगा के आएगा, ऑफिसर बनेगा। बच्चा भी पूरी मेहनत कर रहा होता है, मैं ऑफिसर बन जाऊँगा इस बार, अपनी प्रिपरेशन 100% करता है वो, और कोचिंग अच्छे से करता है, सारा अपना 100% देता है, पेपर भी अच्छे से दे के आता है। वो आके अपने मार्क्स अपने काउंट करता है, पता लगता है कि हाँ भाई उसका हो जाएगा, और एट द एंड हम देखते हैं तुरंत 2-3 दिन बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। तो बच्चे के दिल पे क्या गुजरेगी, उसने तोड़ के वो चीज़ क्या तोड़ के रख देती है स्टूडेंट्स को? वो बच्चे को मतलब पूरा तोड़ देती है, क्योंकि उसने पूरा जितना एफर्ट इस बार लगा, क्या पता नेक्स्ट टाइम ना लग पाए, नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो पाए। क्योंकि जो इकोनॉमी कंडीशन आपको पता ही है, इस देश में लोग ज़्यादातर किसान लोग हैं, बहुत मजदूर लोग हैं, मतलब बहुत लो लेवल के लोग हैं, और कैसे तैसे करके भेजते हैं बच्चे को, कि कोचिंग वाले भी कहते हैं कि भाई 1 साल के अंदर कोचिंग कराओ और 1.5-2 साल के अंदर सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब बच्चे की 1 साल कोचिंग हो गई, 1 साल उसने प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी कर लिया, वो प्रिपेयर हो गया को पेपर देने के लिए, उसने पेपर भी दे दिया अच्छे से। अब मान लो पेपर ही लीक हो गया, तो नेक्स्ट ईयर वो कैसे सर्वाइव करेगा? 1 साल का अगर आप इकोनॉमी को देखोगे, बजट उसका यहाँ पे कम से कम बेसिक जो चार्ज है पीजी या रूम का, वो 8,000 से स्टार्ट होता है। अब 96,000 रुपये तो उसका खाली रूम रेंट हो गया, बाकी खाना पीना रहना लाइब्रेरी बाकी, मतलब कि एक बच्चे का 1 साल कम से कम 5 लाख रुपये पड़ता है। मतलब उसकी इकोनॉमिक कंडीशन 5 डाउन हो गई, और उसका जो हौसला था, जो उसके अंदर एक उत्साह थी, वो कम होएगी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लेके कि हर बार एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है, तो उसकी मतलब कहीं ना कहीं मॉरल डाउन होता है उसका इस चीज़ से, पेपर लीक से। तो मैं यही करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि भाई गवर्नमेंट इस पे कड़ा एक्शन ले, कुछ ऐसा कानून बनाए, कुछ ऐसी कंपनी को पेपर सौंपे जो कराती है पेपर संस्था, जो कि इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लें और पेपर लीक ना हो। तो बेहतर यही है, क्योंकि देखो अगर खुद के बारे में इंसान जब सोचेगा ना, तभी उसको फील होगा कि एक पेपर लीक होने का, एक एज ए स्टूडेंट आप सोचोगे, तभी फील कर पाओगे कि 1 साल हमने अपना दिया, अपनी जवानी ख़राब की यहाँ पे आके अपना। क्योंकि एक एस्पिरेंट को सब चीज़ भुलानी पड़ती है यहाँ पे, और सब कोई त्यौहार नहीं, कुछ नहीं, घर से दूर, फैमिली दूर, खाना पीना सब बेकार, सिर्फ इस उसमें कि भाई देश सेवा के लिए हम यहाँ निकले हैं। बाकी तो और काम कर सकते हैं, लेकिन ये देश सेवा ही तो है। अगर हम आज यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं कि ऑफिसर बनेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ही मतलब इसमें कर नहीं रही कुछ भी, तो लोग क्या देश सेवा करेंगे यार? थोड़ा डिमोटिवेट होंगे लोग। अगला सवाल लूँगा, यहाँ पर ऑनलाइन स्टडीज़ का आजकल टंका बोल रहा है, ऑनलाइन स्टडीज़ की तरफ यहाँ पर सब जा रहे हैं। क्या इसमें भी ऑनलाइन स्टडीज़ कितनी अहमियत रखती है, या फिर ऑनलाइन स्टडीज़ छोड़ के ऑफलाइन लोग आएँ, उस कंपटीशन को देखें? इन दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं? सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस है। जो बेसिकली जो बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको बच्चों को भेज नहीं सकते दिल्ली मुखर्जी नगर, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, तो हम ऑनलाइन को बहुत अच्छा मानेंगे उस टाइम पे कि भाई घर पे बैठ के हम 1,000-2,000 रुपये में कोर्स किसी का परचेज़ करके, मिनिमम चार्ज यही है, तो हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं घर पे। जो बच्चे गांव से नहीं आ सकते हैं, जो बच्चे यहाँ रहना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ख़राब भी चीज़ है। क्योंकि चाइना को देखो, चाइना ने ऑनलाइन स्टडी को बैन कर दिया है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में क्या है ना, हमारा जो कंसंट्रेशन, जो रेगुलरिटी, जो फोकस होता है ना, वो नहीं हम कर पाते हैं। कुछ दिन का मज़ा आता है, महीना 2 महीना हम इस ऑनलाइन स्टडी कर तो लेते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास 1 साल के लिए सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, सारे टीचर हमारे लिए अवेलेबल हैं, जब चाहें तब कर लेंगे। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि ऑनलाइन स्टडी बेस्ट नहीं है बच्चे के लिए। अगर एक्चुअली उसे तैयारी ही करनी है, तो या तो वो एक बार कोचिंग कर, फील्ड में आए, ऑफलाइन आए। क्योंकि जब हम क्लास में बैठते हैं ना, तो हमारा फ़ोन डिस्टर्ब कर सकता है, ना ही हमें भूख लगेगी, तब भी हमें बैठा रहना पड़ेगा। हमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी, हमें क्लास डेली अटेंड करनी पड़ेगी, रेगुलर। ऑनलाइन में क्या होता है, अब भी मेरे पास भी ऑनलाइन क्लास पढ़ी है, उसमें क्या है ना, किसी का फ़ोन आ गया बीच में, घर से कॉल आ गई, कोई अर्जेंट काम पड़ गया, नींद थोड़ी सी आ गई, चलो सो लेते हैं, 1 साल के लिए कंटेंट पड़ा है,
तो ये डिसएडवांटेज है इसके ऑनलाइन के। मैं तो कहूँगा कि ऑफलाइन ही बेस्ट होता है।